किसी गांव में रजनी और विशाखा नाम की दो सहेलियां रहती थी। रजनी अमीर घर से थी। उसे अपनी अमीरी का दिखावा करने का बहुत शौक था, जिस वजह से वो दूसरी गरीब लड़कियों को नीचा दिखाया करती थी। मेरे पिताजी के पास इतनी दौलत है कि अगर वो चाहें तो इस पूरी कॉलेज को पल भर में ही खरीद सकते हैं। इसीलिए तुम सब हमेशा मेरी बातें मानना, वरना अगर किसी भी लड़की ने मुझे नाराज किया तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। हाँ रजनी, तुम बिल्कुल सही कहती हो। तुमसे उलझने की भला कौन हिम्मत करेगा। रजनी, तुम हमेशा हम सभी को अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाती हो। भला हमें और क्या चाहिए, हम हमेशा तुम्हारी तरफदारी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ विशाखा रजनी को कोई खास भाव नहीं देती थी, जिस वजह से रजनी मन ही मन विशाखा से चिढ़ा करती थी। फिर कुछ समय बाद रजनी और विशाखा के घर वाले उनकी शादी तय कर देते हैं। रजनी का होने वाला पति बहुत अमीर था, लेकिन वो दिखने में कोई सुंदर नहीं था, बल्कि उसका रंग बहुत काला था। रजनी सिर्फ उसकी दौलत के लालच में उससे शादी कर रही थी। फिर एक दिन कॉलेज में सभी लड़कियां रजनी की शादी की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां विशाखा आ जाती है। विशाखा, हमने सुना है तेरी भी शादी तय हो गई है। जरा हमें अपने होने वाले पति की तस्वीर तो दिखाना। विशाखा अपने मोबाइल निकालकर उन सभी लड़कियों को अपने होने वाले पति की तस्वीर दिखाने लगती है। अरे बाप रे, ये लड़का तो बहुत ही सुंदर है। तू तो बहुत किस्मत वाली निकली विशाखा, जो इतने सुंदर लड़के से तेरी शादी हो रही है। हाँ, ये लड़का तो किसी फिल्म के हीरो की तरह लगता है। विशाखा के होने वाले पति की तारीफ सुनकर रजनी जल भुनकर राख हो जाती है। उसके बाद रजनी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। मेरी शादी इतने अमीर लड़के से हो रही है, लेकिन कॉलेज में सब विशाखा के होने वाले पति की तारीफ करने लगे हैं। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मैं अपनी दौलत का इस्तेमाल करके विशाखा की शादी को बर्बाद कर दूंगी। फिर रजनी पता करवाती है कि वो विशाखा के घर वालों ने उसकी शादी के लिए कौन सा हॉल बुक किया है। विशाखा फौरन उस हॉल में जाकर हॉल के मालिक को 4 गुना पैसे देकर हॉल को बुक कर लेती है। रजनी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे माता पिता ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके वो हॉल बुक किया था। देख, हम दोनों की शादी एक ही दिन होने वाली है। मुझे वो हॉल बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने उसको बुक कर लिया। तो एक काम कर, बगल में एक नाला बहता है, उसी के किनारे मंडप डालकर शादी कर लेना। बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? विशाखा मेरी इकलौती बेटी है। मैंने इसकी शादी के लिए बड़े सपने देखे हैं। मेहरबानी करके हमारे सपने मत तोड़ो। ए बुढ़िया, बेकार की बकवास करके मेरा दिमाग खराब मत कर। चल अपनी बेटी को लेकर निकल यहाँ से। उसके बाद दोनों माँ बेटी दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों दूसरे हॉल के मालिकों से बात करके हॉल बुक कराने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन रजनी बहुत तेज थी। उसने पैसे देकर उस इलाके के सारे हॉल बुक कर लिए थे। उल्टा वो सभी हॉल के मालिक रजनी के कहने पर दोनों माँ बेटी से हॉल बुक करने के लिए 10 गुना ज्यादा पैसे मांगने लगते हैं। इस बात से विशाखा की माँ दुखी होकर रोने लगती है। वो रजनी तो बहुत ही घमंडी है। अपनी दौलत के दम पर वो तेरी शादी बिगाड़ना चाहती है। अगर हमने हॉल बुक नहीं किया तो लड़के वाले नाराज हो जाएंगे और तेरी शादी टूट जाएगी। तभी उस इलाके में रहने वाली कनिका नाम की परी की नजर उन दोनों माँ बेटी पर पड़ती है। कनिका विशाखा के नेक स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी। फिर कनिका परी के पूछने पर दोनों माँ बेटी उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। इस तरह दौलत के घमंड में आकर किसी गरीब की शादी बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। चिंता मत करो विशाखा, अब तुम्हारी शादी उसी हॉल में होगी जहाँ रजनी ने शादी करने वाली है। फिर शादी वाले दिन कनिका परी सबको लेकर रजनी की शादी वाले हॉल में पहुँच जाती है। कनिका परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से
हॉल के ऊपर आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत विशाल मंडप प्रकट कर देती है। उसके बाद जमीन से एक बड़ी सीढ़ी वहाँ प्रकट हो जाती है। फिर विशाखा और उसके रिश्तेदारों के साथ साथ सभी बाराती सीढ़ी चढ़कर मंडप में पहुँच जाते हैं। चारों तरफ आतिशबाजी शुरू हो जाती है। विशाखा की अनोखी शादी देख रजनी की शादी में आए लोग रजनी की शादी बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो सभी विशाखा की शादी की तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद रजनी गुस्से में आकर कुछ बदमाशों को बुला लेती है। रजनी उन्हें ढेर सारे पैसे दे देती है और उन्हें जलते हुए तीरों से विशाखा के मंडप को जलाने के लिए कहती है। सारे बदमाश जलती हुई तीर विशाखा के मंडप की ओर छोड़ने लगते हैं, लेकिन परी की शक्ति के कारण सारे तीर वापस रजनी के मंडप में आकर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा मंडप में आग लग जाती है और सभी लोग यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में पूरा मंडप जलकर राख हो जाता है। दूसरी तरफ रजनी की हरकत से नाराज होकर लड़के वाले शादी तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह रजनी को उसके घमंडी स्वभाव का फल मिल जाता है। दूसरी तरफ शादी होने के बाद विशाखा हंसी खुशी अपने ससुराल में चली जाती है। बहुत समय पहले किसी गांव में पिंकी नाम की गरीब लड़की अपने पिता और सौतेली माँ चांदनी के साथ रहती थी। पिंकी की सौतेली माँ चांदनी बहुत ही दुष्ट थी। वो पिंकी और उसके पिता को दबाकर रखती थी और दोनों पर हमेशा हुक्म चलाया करती थी। फिर एक दिन, पिताजी मेरे स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब मैं कॉलेज में एडमिशन लेकर आगे पढ़ना चाहती हूँ। तू चिंता मत कर बेटी, मैं कल ही कॉलेज में तेरा एडमिशन करवा दूंगा। मैंने उस दुष्ट चांदनी से कुछ पैसे छुपा कर रखे हैं। तभी चांदनी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा तो ये बात है, तुम चोरी से पैसे छुपा कर रखे हो। चलो जल्दी से सारे पैसे मुझे दे दो वरना ठीक नहीं होगा। और नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। ऊपर से तुम मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद करना चाहती हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सुनकर चांदनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसके बाद चांदनी एक डंडा उठाकर पिंकी के पिताजी को मारने लगती है। मेरे खिलाफ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हारी अच्छी खबर लूंगी। ये लो और लो। अपने पिताजी को मार खाते देख पिंकी से बर्दाश्त नहीं होता और वो चांदनी का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन चांदनी पिंकी को भी जमीन पर गिराकर उसकी पिटाई करने लगती है। देखते ही देखते चांदनी दोनों बाप बेटी को मार कर उन्हें अधमरा कर देती है। खबरदार, अगर आज के बाद तुम दोनों ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी, घर के पीछे जमीन में दफन कर दूंगी। फिर अगले दिन चांदनी पिंकी को गांव के साहूकार के घर ले जाती है। साहूकार जी, आपने कहा था ना आपको एक नौकरानी की जरूरत है। आज से ये आपके घर पर काम करेगी और हाँ, महीने की तनख्वाह इसे देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद पैसे लेने आपके पास आया करूंगी। इस तरह चांदनी पिंकी को साहूकार के घर की नौकरानी बना देती है और मजबूर होकर बेचारी पिंकी साहूकार के घर पर काम करने लगती है। फिर एक दिन पिंकी साहूकार के घर आए मेहमान को खाना परोस रही थी कि तभी अचानक एक छोटा बच्चा खेलते हुए पिंकी को धक्का दे देता है, जिस वजह से पिंकी के हाथ में मौजूद दाल से भरा बर्तन एक औरत के ऊपर गिर जाता है। हाय, मर गई रे, इस नालायक लड़की ने मेरे ऊपर गरम दाल गिरा दी। ओहो, मेरा हाथ, मेरा शरीर जल रहा है। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग पिंकी को भला बुरा कहने लगते हैं। मुझे माफ करना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल उस छोटे बच्चे ने मुझे धक्का दे दिया था, जिस वजह से ये दाल आपके ऊपर गिर गई। अपनी गलती का इल्जाम मेरे बेटे के ऊपर तू लगाना चाहती है? सच में तू तो बहुत ही चालाक है। तभी साहूकार की पत्नी पिंकी पर भड़ककर उसकी चोटी पकड़ लेती है। क्यों री कलमुही, तूने मेरी दावत का सत्यानाश कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद साहूकार की पत्नी रसोई घर से लाल मिर्च लाकर पिंकी के मुंह में डाल देती है।
बेचारी पिंकी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसे रोते देख वहां मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। इस तरह साहूकार के घर पर जरा सी गलती हो जाने पर पिंकी को बहुत कड़ी सजा मिलती थी। बेचारी पिंकी अपनी सौतेली माँ चांदनी के डर से चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इस तरह एक दिन साहूकार की पत्नी पिंकी को नदी में मछलियां पकड़ने भेजती है। मछलियां पकड़ते समय पिंकी को पानी में 1-2 हज़ार का नोट तैरता हुआ दिखाई देता है। पिंकी जल्दी से उस नोट को पानी के बाहर निकाल लेती है और उसे सुखाने के लिए नदी के पास वाली जमीन पर रख देती है। तभी वो नोट जमीन के अंदर समा जाता है। अरे ये क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से मुझे 2000 रुपए का नोट मिला था, अब वो भी जमीन के अंदर चला गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस तरह पिंकी दुखी होकर रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ ढेर सारे छोटे छोटे पौधे जमीन से बाहर निकल आते हैं और देखते ही देखते उन पौधों के ऊपर 2000 के नोट उगने लगते हैं। ये देख पिंकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया, लगता है यहाँ पैसों की खेती तैयार हो गई है। उसके बाद पिंकी जल्दी से पौधों पर लगे सारे पैसे तोड़कर जमा कर लेती है। तभी वो 2000 का नोट वापस जमीन से बाहर निकल आता है। और सुनो लड़की, मैं एक जादुई नोट हूँ। मैं हमेशा गरीब और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता हूँ। तुम जहाँ भी मुझे जमीन के अंदर दफन करोगी, इसी तरह वहाँ ढेर सारे 2000 के नोटों की फसल तैयार हो जाएगी। उस नोट की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश होती है। अब मेरी जिंदगी के सारे बुरे दिन दूर हो जाएंगे। उसके बाद पिंकी घर जाकर अपने पिताजी को सारी बात बता देती है। आज से हम इस दुष्ट औरत के साथ नहीं रहेंगे। चलिए पिताजी, इसी वक्त हम इस घर को छोड़ देते हैं। दोनों घर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी चांदनी उन्हें रोक लेती है। अरे जाते कहाँ हैं? मैंने सब कुछ सुन लिया है। चल वो 2000 का नोट मेरे हवाले कर दे। तभी वो जादुई नोट अपनी शक्ति से चांदनी के ऊपर ढेर सारे पत्थरों की बारिश कर देता है। देखते ही देखते चांदनी पत्थर के नीचे दब जाती है। हाय, मेरी हड्डियां टूट गई। अरे कोई मुझे इन पत्थरों से बाहर निकालो, वरना मैं मर जाऊंगी। चांदनी को रोते देख पिंकी को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे पत्थरों से बाहर निकाल लेती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगी। आज से मैं एक अच्छी माँ बनकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उस दिन से चांदनी पूरी तरह बदल जाती है और वो तीनों साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई पैसों की खेती की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही बेवजह किसी मासूम पर अत्याचार करना चाहिए, वरना एक ना एक दिन हमें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गंजी परी के जादुई शैम्पू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गंजी परी के जादुई शैम्पू की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में सुनैना नाम की खूबसूरत परी रहती थी। सुनैना परी के पास दूसरी परियों की तरह जादुई छड़ी नहीं थी, बल्कि उसकी सारी ताकत उसके सुनहरे बालों में थी। फिर कुछ समय बाद सुनैना परी की दोस्ती पृथ्वी के हिमांशु नाम के लड़के से हो जाती है। हिमांशु दिखने में बहुत ही सजीला खूबसूरत नौजवान था। धीरे धीरे सुनैना परी हिमांशु के प्रेम में पड़ जाती है। जब ये बात सुनैना परी की सहेली रेखा परी को पता चलती है तो वो उसे हिमांशु से दूर रहने की सलाह देती है। सुनैना, तुम्हें इस तरह पृथ्वी के लड़के से ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए, वरना एक दिन तुम मुसीबत में पड़ सकती हो।
अब मैं जानती हूँ हिमांशु एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान है, इसीलिए तुझे मुझसे जलन हो रही है। देख, तू अपनी सलाह अपने पास रख, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। फिर एक दिन हिमांशु सुनैना परी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और सुनैना फौरन मान जाती है। उसके बाद हिमांशु उसे एक पुराने खंडर में ले जाता है और वहाँ का नजारा देख सुनैना परी को बड़ी हैरानी होती है। हिमांशु, तुमने तो कहा था आज हम शादी करने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। और देखो माँ, मैं इस परी को फंसा कर ले आया हूँ। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। उस बुढ़िया के हाथ में तलवार थी। ये देख सुनैना परी घबरा जाती है। शाबाश बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया। इसे पकड़कर रस्सियों से बांध दे। ये सुनते ही हिमांशु फौरन सुनैना परी को रस्सियों से बांध देता है। ये सब क्या है हिमांशु? मैं तो तुम्हें एक अच्छा लड़का समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बेवकूफ परी, मुझे पता है तेरी जादुई शक्तियाँ तेरे सुनहरे बालों में है। तेरे इन सुनहरे जादुई बालों को हासिल करने के लिए ही मैंने तुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाया था। बेटा, बेकार की बातें करके समय बर्बाद मत कर, जल्दी से इसके सारे बाल काट ले। उसके बाद हिमांशु तलवार से सुनैना परी के सारे सुनहरे बाल काट देता है। उसके बाद वो बुढ़िया सुनैना के सुनहरे बालों को अपने सर के बालों में जोड़ लेती है। अब इसकी सारी शक्तियां मेरी हो गई। उसके बाद वो बुढ़िया हिमांशु का हाथ पकड़कर हवा में उड़ती हुई वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सारे बाल कटने की वजह से सुनैना परी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है और वो बदसूरत दिखने लगती है। फिर सुनैना परी को गंजी देख परिदेश की दूसरी परियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। मैंने सुना है पृथ्वी के एक लड़के ने तुझे प्यार के जाल में फंसाकर तेरे सारे बाल काट लिए। सच में तू तो एक नंबर की बेवकूफ परी है। आपने सही कहा, ये सुनैना परी अपने बालों पर कुछ ज्यादा ही इतराती थी। अच्छा हुआ इसके सारे बाल कट गए और ये बदसूरत हो गई। अब इससे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। इस तरह परिदेश की सभी परियां रोज रोज सुनैना परी का मजाक उड़ाकर उसका जीना हराम कर देती हैं। फिर एक दिन सुनैना परी किसी परी की शादी में शामिल होती है, लेकिन वहां मौजूद परियां सुनैना परी को देखते ही उसे घेर लेती हैं और उसकी बुराई करना शुरू कर देती हैं। अरे ये गंजी परी यहाँ क्यों आई है? इसे यहाँ से भगा दो, वरना इसके संगत में पड़कर दूसरी परियां भी पृथ्वी के लड़कों के चक्कर में पड़ जाएंगी और अपनी जिंदगी खराब कर लेंगी। मैं तो कहती हूँ इस सुनैना परी को हमेशा के लिए परिदेश से निकाल देना चाहिए। इसने हम सभी परियों की नाक कटवा दी है। इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। उन परियों के ताने सुनकर सुनैना परी दुखी होकर रोने लगती है। तभी रानी परी ये सब देख लेती है और सुनैना परी को अपने साथ महल ले जाती है। उसके बाद रानी परी सुनैना परी को परिदेश के जंगल में ले जाती है। वहां सुनैना परी को रंग बिरंगे पानी से भरा बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। बेटी सुनैना, ये कोई साधारण पानी नहीं बल्कि जादुई शैम्पू है। तुम इस गड्ढे में छलांग लगाकर नहाना शुरू कर दो। थोड़ी ही देर में तुम्हारे सर पर फिर से पहले की तरह सुनहरे बाल प्रकट हो जाएंगे। रानी परी की बात सुनकर सुनैना परी फौरन उस गड्ढे में छलांग लगाकर नहाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो जादुई शैम्पू अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और सुनैना परी के सर पर ढेर सारे सुनहरे बाल प्रकट हो जाते हैं। ये देख सुनैना परी बहुत खुश होती है। देखो, अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि दोबारा कभी किसी धोखेबाज की बातों में नहीं आओगी और हमेशा अपनी बुद्धि से काम लोगी। रानी परी की बात सुनकर सुनैना परी इसकी बात से सहमति जताती है। तभी रानी परी और सुनैना परी की बातें रोमा नाम की एक परी सुन लेती है। अरे वाह, ये जादुई पानी तो कमाल का है।
मैं भी इनके जाने के बाद इस गड्ढे में छलांग लगाकर सुनहरे बाल पालूंगी और उन्हें काटकर हर रोज बेचकर अमीर परी बन जाऊंगी। उसके बाद रानी परी और सुनैना परी वहां से चले जाते हैं। दोनों के जाते ही रोमा परी उस गड्ढे के पास आती है और उसमें छलांग लगा देती है। तभी रोमा परी बिल्कुल काली हो जाती है और उसके सारे बाल झड़ जाते हैं। अरे ये क्या, मैं तो गंजी और काली हो गई। तभी वहाँ रानी परी प्रकट हो जाती है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तुम एक बहुत ही लालची परी हो। ये गड्ढा सिर्फ अच्छे दिल वाले लोगों के लिए है, ना कि लालची लोगों के लिए। मुझे माफ कर दीजिए रानी परी जी, मैं आगे से कभी भी लालच नहीं करूंगी, जो है उसी में खुश रहूंगी। उसके बाद रानी परी रोमा परी को फिर से पहले जैसा बना देती है और उस गड्ढे को वहां से गायब करके अपने महल लौट जाती है। दूसरी तरफ सुनैना परी इस दिन के बाद से सतर्क रहने लगती है और दोबारा कभी किसी धोखेबाज के जाल में नहीं फंसती और खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों गंजी परी के जादुई शैम्पू की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अनजान लोगों से दोस्ती करने से पहले उनके बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए, वरना जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।